देख रहे थे, लेकिन ये जरूर मन में था कि विश्वविद्यालयों या शिक्षा के किसी भी मंदिर का स्वरूप वहाँ विद्या का ज्ञान अर्जन ही होता है, वहाँ माँ सरस्वती ही होती हैं, वहाँ ज्ञान ही होता है। और सब ज्ञान किस तरह का समाहित सब में एक समान हो, इसकी चिंता करते हुए ही मैं आया हूँ कि कहीं कोई भी बड़ा छोटा विश्वविद्यालय महाविद्यालय नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी जुड़ा हुआ है, हम सब शिक्षार्थी हैं और हम उस शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे संगोष्ठियों में इसलिए बैठते हैं, इसलिए जुड़ते हैं कि हम विषय को समझें और उस विषय की गहराई को जानें और मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के विषय को कॉम्प्लिकेटेड न माने, अर्थशास्त्र विषय को क्लिष्ट न बनाएं। और जो भी अर्थशास्त्र विषय के छात्र छात्राएं हैं या अध्यापक हैं, हमारा फर्ज है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो बिल्कुल व्यवहारिक है, वो दिशा देता है। और उस व्यवहार की दृष्टि से एक ऐसा यही विषय है जो माँ के गर्भ से बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तभी वो अर्थशास्त्र का कंज्यूमर हो जाता है। और सारी गतिविधि जो मनुष्य करता है, जो पर्यावरण से होता है, जो धरती पर है, सब अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है। उसके बाद ही सारे शास्त्र आते हैं। तो अर्थशास्त्र हमारा नित्य प्रतिदिन चलने वाला एक विषय है जो पढ़ाई हो ना हो, लेकिन बिना अर्थशास्त्र के, बिना अर्थव्यवस्था के न मनुष्य की कल्पना आप कर सकते हैं, न हम समाज की कल्पना कर सकते हैं, न हम ज्ञान की कल्पना कर सकते हैं। ऐसे विषय को हम अलग ना माने, बल्कि हम साधुवाद देना चाहते हैं कि ऐसे विषय को हम सर्वांगीण विषय के रूप में सब तक पहुंचाएं कि ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत ही विशेषज्ञता की जरूरत हो। बस हमें इस विषय को इस सरलता से बताना चाहिए कि अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और एक ऐसी व्यवस्था भी हमारे जैसे प्राचार्य जी ने प्राचीन काल की बात कही थी, औपनिवेशिक काल की बात की थी, एक ऐसी व्यवस्था हमारी थी आदि काल से, पौराणिक काल से इस भारत का, जब हम भारत एक समृद्ध देश हुआ करते थे। जबकि उस समय हमारे पास आज के तथाकथित नव प्रवर्तन के कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपने उस ज्ञान से हम समृद्धि वाले देश कहलाते थे, यानी अर्थव्यवस्था तब भी थी। और इसीलिए जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की कल्पना की थी तो वो अर्थशास्त्र का मतलब ही ये हुआ था कि उस अर्थशास्त्र में केवल अर्थव्यवस्था नहीं थी, बल्कि जिसके लिए आपके मुख्य अतिथि आज हैं, जिस पद पर हैं, जिस व्यवस्था के तहत है, वो सबसे बड़ी व्यवस्था थी कैसे सुशासन हो। तो अर्थशास्त्र और सुशासन, कंज्यूमर और प्रोडक्शन, वितरण, कल्याण, ये सारे शब्द जो है हमारे समाज के शब्द हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है नए आर्थिक सुधारों के 3 दशकों के उपरांत भारत की विकासात्मक चुनौतियां। आपने अपने प्राचार्य जी की बात सुनी, उन्होंने कुछ पुराने चीजों पर तथ्य डालकर आज तक लाए, लेकिन मैं 2-3 मुख्य बात आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आया हूं कि क्यों हमें आर्थिक सुधारों की जरूरत पड़ी, क्यों 3 दशक की बात कर रहे हैं। हम इस समय अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां वर्ष है, और हमारा टारगेट है सनेटियर 100 साल का। हम अगले 25 वर्ष का हमको योजना बनाना है। क्यों 3 दशक की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आर्थिक सुधार के पहले का जो दशक था वो आर्थिक सुधार करने पर हमें मजबूर करता है। कोई भी तथ्य, चाहे वो इतिहास के विद्यार्थी हो या समाजशास्त्र के विद्यार्थी हो, कोई नया तत्व आता है, अगर वैश्विक जगत से आता है तो उस पर बड़े सतर्कता के साथ उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर प्रकाश डालना चाहिए, उस पर चिंतन मंथन करना चाहिए, उसे लूटना नहीं चाहिए, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आखिर हमें आर्थिक सुधार की जरूरत क्या थी? भारत जब आप समृद्ध देश था, जब भारत सोने की चिड़िया थी, जब भारत का ट्रेड का हिस्सेदारी उसमें बहुत था, तो क्या हुआ? तो उस क्या हुआ में एक औपनिवेशिक काल था, भारत लूटा गया। भारत के पास समृद्धि थी तो वो समृद्धि संपूर्णता में थी,
वो समृद्धि केवल व्यवस्था में नहीं थी, वो संपूर्णता में समृद्धि थी। हमारा पूरा का पूरा पारंपरिक जो हस्तकला का क्षेत्र, हमारा ज्ञान का क्षेत्र, हमारा कृषि का क्षेत्र, या हमारा पूरा समाज, ये सब समृद्ध थे। तो ऐसे समृद्ध वाले देश में क्या हुआ, वो सब जानते हैं इतिहास के विद्यार्थी, कि हमें सब लोग लूटने आया, हम प्लंडर के शिकार हुए, हम लूट खसोट के शिकार हुए, और वो बहुत लंबे समय तक हम एक तरह से उस काल में रहे। भारत एक समृद्ध देश एक लंबे काल तक औपनिवेशिक काल और मुगलों के आक्रांताओं के काल से गुजरा। ऐसा भारत स्वतंत्र होता है, उसके स्वतंत्रता के केवल अभी 75वां वर्ष होता है, बहुत बड़ा ईयर नहीं है, लेकिन उस 75 वर्ष में हम 30 वर्षों की चर्चा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, भारत आजाद हुआ, उस आजादी के भाग का योजना कैसी हुई होगी, हमें पूरी व्यवस्था को देखनी थी। हमारा देश बटा था, हमारे देश का एक टुकड़ा हमसे बाहर गया था, हमारे संसाधन, हमारे मानवीय संसाधन, हमारे पर्यावरण सब हमसे अलग हुए थे। उसके बाद हमें इस देश की आर्थिक व्यवस्था को जोड़ना था। तो वो दशक जो 50 के दशक से शुरू होता है, जिसमें योजना काल का जिक्र होता है, उस योजना काल का मकसद क्यों ऐसा रहा कि हमें आर्थिक सुधार करना पड़ा, ये एक बहुत चुनौती वाला प्रश्न है, इस पर हमको करना चाहिए। गांधी ने उस समय हमें एक मॉडल दिया था, एक स्वदेशी मॉडल भी था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक विचार भी था, हमारे पास विचारकों की कमी नहीं थी, हम औपनिवेशिक काल से निकल के बाहर आए थे। आखिर क्या कमी रह गई कि हमें अंत में एक ऐसी व्यवस्था को अपनाना पड़ा जिसको हम सो कॉल्ड तथाकथित वैदेशिक व्यवस्था के तहत देखते हैं। रिफॉर्म्स की जब हम बात करते थे, कुछ तो वजह रहा होगा, तो वह वजह अपनी ही खामी थी। तो उस खामियों के बाद बहुत सारे विकास के चरण हमारे बीच आए हैं, हमने बहुत काम किया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, हमने सारे प्रकार के उत्थान किए, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया, भारत सतत ढंग से बढ़ता चला गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाया, अर्थव्यवस्था को संभाले नहीं गया, कुछ न कुछ एक पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा हो गया, एक समाज का ताना बना ऐसा हो गया जो हमारी अर्थव्यवस्था को हमारी समाज व्यवस्था से हमको अलग करने लगा। जब अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था से अलग हो, जब डिस्क्रिमिनेशन जैसा शब्द, जब नारी विभेद जैसा शब्द, जब कास्ट वाइज एनालिसिस, जब गरीब को शहर और गांव के बीच की बाधाओं के बारे में हम बात करने लगे, तब वो कमियां आई और उस कमियों ने हमें अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे ढकेल दिया। और जैसे प्रचार जी ने कहा था, एक ऐसी व्यवस्था आई, एक ऐसा समय आया जिसमें हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। हम एक हफ्ता के लिए भी अपने ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने लायक हमारे पास धन नहीं था। ऐसी व्यवस्था, या हम कह सकते हैं कि ऐसी दुर्व्यवस्था के बीच में हमें मजबूर होना पड़ा। उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अपने 24 जुलाई 1991 के भाषण में ये कहा, बजट प्रस्तुत करते उन्होंने यही बात कहा कि भारत की इकोनॉमी ऐसी हो गई है और इसीलिए हमको अब स्ट्रक्चरल चेंज करना होगा, संस्थागत सुधार करना होगा, रिफॉर्म्स करने होंगे, आर्थिक सुधार करने होंगे। और ये सब विदेश के बनाए हुए एक मॉडल के तहत हमको एक्सेप्ट करना पड़ा उस समय, क्योंकि वो हमारी आर्थिक, वो हमारी सामाजिक, वो हमारी राजनीतिक मजबूरी बन चुकी थी। ऐसे व्यवस्था के बीच वो जो आपका शीर्षक है 30 वर्ष पुराना, वो शीर्षक का गठन होता है। और उस शीर्षक में प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग एलपीजी जो बहुत पॉपुलर हुआ, उस एलपीजी के इकोनॉमिक नीति की तरफ आगे बढ़ते गए, जिसमें हमने अपने इंटरनल अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया, सरलीकृत किया। जो रेट टेपिज्म था, जो इस तरह के नीतियां थी, जो फाइलें दबती थी, हमने उसको लिबरलाइज करने की कोशिश की। और उस व्यवस्था के जो इसके पहले हम समाजवाद की बात करते थे, हम सोशलिज्म की बात करते थे, हम गरीबों की बात करते थे, हम किसी और व्यवस्था की बात करते थे, उस व्यवस्था को थोड़ा सा शिथिल करते हुए हम निजीकरण की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि हमें निवेश चाहिए था।
हम सोना गिरवी रखे थे, हमें धन चाहिए था, हमें इन्वेस्टमेंट करना था, और तब जाके हमको इन दोनों चीज करने के बावजूद दुनिया से जुड़ना था, जो दुनिया का लक्ष्य था। ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो वो 30 वर्ष पुराना एलपीजी की उस नीति ने क्या किया, क्योंकि आपका विषय वही है कि उस नीति, उस बीज ने आपको कौन सा वृक्ष दिया? क्या फलदार वृक्ष दिया या खजूर दिया जिसमें कि केवल दिखता नहीं है, न छांव होता है, न फल मिलता है? क्या हमको छायादार या फलदार वृक्ष दिया उस बीज ने जो हमने ही बोया है, वो कोई विदेशी ताकत ने नहीं बोया? तो उस बीज से जो वृक्ष बनता है, क्या वो बट वृक्ष हुआ? क्या वो फलदार वृक्ष हुआ? क्या वो छांव दे पा रहा है? क्या वो सबका साथ सबका विकास कर पा रहा है? इस बात की एनालिसिस करने के लिए ये विषय का चयन किया गया, जो बहुत स्वागत योग्य है कि इस 30 वर्षों में हमने क्या किया, विकास की दिशा, विकास की दशा और विकास का तरीका क्या अपनाया गया। इस पर बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ाने और सीखने की जरूरत है। और हम अपनी तुलना किसी ऐसे देश से गलती से न कर पाए जो हमसे तुलना योग्य न हो। इसलिए एक सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, जो मैं बार बार बोलता हूं, हम जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हम जब भारत की बात करते हैं, तो हम अपनी जनसंख्या को कभी न भूलें। इसलिए आपका एक टॉपिक मुझे भाग गया, मैं उसी पर बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि मंत्री जी को भी समय की सीमा होती है, मैं उसके संक्षिप्त बोल के उसको खत्म कर दूंगा कि उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किल डेफिसिट की बात कही गई है। जनांकिकी लाभांश और दक्षता की कमी, यही मूल समस्या आज हमको मिला है 30 वर्ष पुराने बोए हुए बीज से। इस पर गहन चिंतन मंथन करना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं से हमको देखना होगा कि एलपीजी की पॉलिसी ने हमको क्या दिया। हम तेजी से विकसित हुए। प्राचार्य जी ने कहा डाटा आपके सामने, डाटा नहीं देने जा रहा हूं, डाटा आपके सामने है और डाटा आप कहीं से भी देख सकते हैं। विचार, व्यवहार, सोच और शोध की दिशा तय कीजिए, सोचिए, मंथन कीजिए कि हम जो 1991 से एलपीजी की बात किए हैं, तो उससे हम, उसका लक्ष्य क्या था? तेजी से बढ़ती हुई आप जीडीपी का बढ़ना, इन्फ्लेशन हमारा कम होगा, ट्रेड हमारा बढ़ेगा, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे और हम गरीबी को भी दूर कर पाएंगे। इस लक्ष्य के साथ एलपीजी आया था, इस लक्ष्य के साथ हमने उसको स्वीकारा था और पूरे दरवाजे खोल दिए थे। हमने अपने पूरे दरवाजे खोल दिए थे। बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म करना था, ये सब हमने सोचा था। लेकिन कालांतर में विकास तो होता है, हम सब जानते हैं, जो फिट होता है वही सरवाइव करता है। ये प्रकृति का नियम है, इससे झगड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि झगड़ने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि रगड़ने से होगा। अपने आप को रगड़िए और उसी व्यवस्था में उठ के खड़ा होइए। ये कॉलेज हम ग्रामीण परिवेश में जरूर है, लेकिन इस कॉलेज में इतना बढ़िया हॉल देख के, और हम लोग खुद ही मंत्री जी से बात कर रहे थे कि इस कॉलेज का अगर इस तरह की शुरुआत हो जाए और इस शुरुआत का एंड अगर हो जाए, तो यही कॉलेज विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसमें कोई बदलने वाला नहीं है। इसके लिए सब लोगों को साथ देना चाहिए, सबको अपने हृदय में परिवर्तन करना चाहिए। तो कहीं न कहीं से देखा जाए तो वो विकास की गति बढ़ी, जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हमारे कीनोट स्पीकर आपको उस पर पूरा फोकस करेंगे कि कैसे हमारे इनइक्वलिटी बढ़ती चली गई। और आज भी रिपोर्ट यही कहता है, कैसे हम उस लिबरलाइजेशन के उस नीति के तहत हम समाज के उन तबकों तक नहीं पहुंच पाए जो हमने एलपीजी की पॉलिसी में वादा किया था। वो चुनावी घोषणा पत्र जैसे होता था पहले, अब नहीं। इस सरकार में चूंकि सतीश जी बैठे, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन पहले जो घोषणा पत्र हुआ करता था, उसका 99% घोषणा पत्र का अमल ही नहीं होता था। उसी प्रकार नीतियां भी जब बनती थी, उस नीति के पीछे क्या मकसद है और क्या सामर्थ्य है, उसके बारे में मंथन करना इकोनॉमिस्ट का काम है। तो आपने विकास तो बढ़ाया, आपने इन्वेस्टमेंट तो किया, आपने दिखाया कि हम इन्फ्लेशन तो कम किए, लेकिन आपने वो चीज जो भारत की जनसंख्या है, जनांकिकी है, उस जनांकिकी के उन तत्वों तक आप नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमारे गरीबी की समस्या बनी रही।
इसलिए असमानता बनी रही, इसलिए वीमेन जेंडर इनइक्वलिटी बनी रही। इसलिए हम आज भी इस समय भी उसी 30 साल पुराने उस दशक का आज भी एक क्षोभ है कि अभी भी ग्रामीण इलाकों की शिक्षा की व्यवस्था दुर्दशा का शिकार है। हम स्कूल नहीं दे पाए, हम शिक्षक नहीं दे पा रहे, हम व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे, हम ग्रामीण किसानों के छोटे काश्तकारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम पुराने उन नीतियों को धीरे धीरे नई नीतियों बदलने की बात कर रहे हैं। तो 3 दशक के सुधार के उपरांत जो विकासात्मक चुनौती है, वो सबसे बड़ी विकासात्मक चुनौती है प्यारे विद्यार्थियों, वो यही है कि हमारे डेमोग्राफी के डिविडेंड है। हम तुलना करें तो केवल चीन से करें, हमारी तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती है, हमारी तुलना पाश्चात्य किसी देश से नहीं हो सकती है। हम बहुत बड़े देश हैं, और ध्यान से सुन लो, हम जो बड़े देश हैं वो बहुत विविधता वाले देश हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डायवर्सिटी आप खोज लीजिए, है किसी दुनिया में ये तीनों एक साथ। डेमोक्रेसी पर बहस चल रही है, लेकिन डेमोग्राफी, हमारी जनसंख्या, हम चीन को क्रॉस कर दिया। ऑफिशियली हम अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने चीन की जनसंख्या को हमने क्रॉस कर लिया। सेंसस नहीं हुआ, जिस दिन सेंसस होगा आप पाओगे कि हम सीना ठोकते हुए पाएंगे कि हम चीन की जनसंख्या से ऊपर हो गए। तो ये सीना तभी ठोक सकते हैं जब हम चीन बन जाएं। और चीन बनने का मतलब ये मत समझिए कि मैं देशों की तुलना कर रहा हूं, यानी चीन के विकास के रास्ते पर जाते हुए दिखाई पड़े। हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो उस जनांकीय लाभांश का हमने क्या सोचा, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमने क्या सोचा इन नए आर्थिक सुधारों के 3 दशकों के उपरांत। जो मेरी दृष्टि से विकास की चुनौती है वो यही है कि हमारी डेमोग्राफी बदली है, हमारी जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन उस जनसंख्या की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस लाभांश का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने 30 साल पहले शिक्षा का बीज नहीं बोया था, उसमें इन्वेस्टमेंट की कल्पना नहीं की थी। हमने उस ज्ञान कौशल की बात उस 30 वर्ष पहले नहीं किया था, हम केवल ट्रेड और विकास की गति को बढ़ते हुए दिखे थे। इसलिए वो जो स्किल का गैप हुआ वो आज हमें भुक्तभोगी हो रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किल का जो डेफिसिट है ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए बेरोजगारी शब्द हमारे सामने आ रहा है, इसीलिए हमारे सामने बेचारगी का शब्द आ रहा है, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हम आपके आए हैं, हम आपके आना चाहते हैं, लेकिन हमें रिसोर्स कौन देगा, ह्यूमन रिसोर्स को कौन देगा, ये चुनौती है। इसे लोग यहां आना नहीं चाहते हैं। विकास के लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन विकास के लिए स्किल नहीं है। ये जो फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स की कल्पना है, ये 30 साल के विकास के बाद की आज सबसे बड़ी चुनौती है कि हमने स्किलिंग पर फोकस उस समय से ही नहीं शुरू किया कि जिस गति से हमने लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, जिस गति से हमने प्राइवेटाइजेशन को किया है, और जिस ढोल धमाके के साथ हमने वैश्वीकरण की बात कही थी, उस गति से हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को उसके अनुकूल नहीं बनाया। इसलिए हमारे सामने स्किल डेफिसिट हो गया। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। हम राजस्थान के एक बाड़मेर में अभी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका पायलट सर्वे करने गए थे। 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वहां उनको 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। मुझे काम सौंपा गया कि आप सर्वे कीजिए। वहां पर लैंड की कीमत बढ़ी, होटल आए, रेस्टोरेंट आए, मार्केट बना, सब कुछ आए हैं, लेकिन वहां पर उसको काम करने वाले रिसोर्सेस की कमी है। किसी को क्रेन चलाना होगा तो वहां का लोकल अथॉरिटी रिक्शे वाले से क्रेन नहीं चलवाएगा। किसी को टैक्सी चलाना होगा तो ड्राइवरी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। किसी को होटल में काम करना होगा तो आपको होटल मैनेजमेंट के थोड़ा सा सूत्र चाहिए, वो कुछ नहीं था। तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी मजबूरी है कि बाहर से लेबर को भी लेकर आए। पूरा बिहार उस पूरे के पूरे इलाके में भरा पड़ा हुआ है। तब हमको लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट, आप अगर कोई नीति बनाते हैं तो उसके पहले की भूमिका क्या होती है। अगर लोकल को आपको अकोमोडेट करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, तो सबसे पहले आपको शिक्षा की नीति, एजुकेशन पर अपने जीडीपी का रेशियो को बढ़ाना होगा। तो सबसे बड़ी चुनौती आज भी हमारी बनी हुई है कि हम 30 वर्षों में हमने विकास तो किया,
हमने तेजी से विकास किया। हम कभी 8.5%, कभी 7.5%, इस तरह विकास से ऑन एन एवरेज 7.4% हम बढ़ते चले गए। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए विकास और तेजी से बढ़ते हुए असमानता, ये दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उस विकास का कोई मायने नहीं है। अगर हम आज भी अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पीछे हैं, अगर आज भी हम हमारे कुपोषित बच्चे हैं, अगर हम आज भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने में नाकाम हैं, अगर आज भी हम बजट में शिक्षा पर 6% जीडीपी का रेशियो नहीं दे सकते हैं, तो वो विकास की वो गति बेईमानी है। इसलिए चुनौती प्यारे विद्यार्थियों, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हम जो क्षेत्र में हैं, हमें कैसे अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को और स्किल के गैप को भरना चाहिए। हम जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती 30 साल नए आर्थिक सुधार के 3 दशकों के बाद जो चुनौती बन के यही आई है कि हमारे यहाँ हमने बहुत काम किए, हमने गरीबी को दूर भी किया, लेकिन उन 3 दशकों का दशक भी आपको बाइफरकेट करना होगा। इस 3 दशकों में एक दशक 91 से 2001, दूसरा दशक 2001 से 2011 और तीसरा दशक आज तक, उसका भी ईमानदारी से तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। और तब आपको विद्यार्थी के रूप में बताना होगा कि नीतियां बनाने के बाद इंप्लीमेंटेशन तक, उसको जमीन धरातल तक पहुंचाने तक, बीज बोने का काम केवल ना करके बीजारोपण करने के बाद वृक्ष के फल के उगने तक आपको पोषित करना होगा नीतियों को, तब जाके अर्थव्यवस्था में सुधार संभव होगा। और जो आर्थिक सुधार की हम बात करते हैं, ये सुधार रिफॉर्म जो है अपने अंदर लाना होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द ग्लोब। हमें अपने आप को अनुकूल बनाना होगा कि हमें सब कुछ वो सीखना होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय यही तो कहते थे, किसी चीज से नहीं चिढ़ना है, सब कुछ को लीजिए, खिड़कियां खोल दीजिए, लेकिन अपने प्राचीन परंपराओं के अनुकूल अध्ययन करते हुए सारी नवीन चीज को सीखिए और दुनिया को उसी की भाषा में जवाब दीजिए। गांधी ने अहिंसा के माध्यम से आजादी दिलाई, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के माध्यम से आजादी दिलाई। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, उसका मकसद ये था कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग सीखें, अंग्रेजी सीखें, संस्कृत सीखें, हर ज्ञान हर टेक्नोलॉजी सीखें। और अंग्रेजों के आने वाले समय जो हम ये बो रहे हैं, यही आने वाले 50 वर्षों बाद यही फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स होगा। ये पंडित मदन मोहन मालवीय की 100 साल पुरानी कल्पना थी। ये कल्पना 30 साल पहले नहीं की गई थी। इसीलिए हम 30 साल से वो डेफिसिट को देख रहे हैं कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 100 साल पहले कर दिया, 1916 में कर दिया, कि फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बना रहे थे। उनको मालूम था कि इस देश में अंग्रेज जब जाएंगे तो कौन इंजीनियरिंग करेगा, कौन मेडिकल साइंस देखेगा, कौन खेती करेगा, कौन अपने परिवारों को चलाएगा, कौन युद्ध लड़ेगा। वो शिक्षार्थी, टेक्नोक्रेट, हमारे शिक्षा जगत के यही विद्यार्थी लड़ेंगे। और इसलिए लाखों लाखों लोगों को उन्होंने बीजारोपित करके इस देश के फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स में लगा दिया, और वही उस समय के सबसे बड़े कर्णधार बने। तो ये सोच आज भी अगर कोई नीति बनती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच बैठे हुए मंत्री जी, हम इनके साथ बैठे थे, उसमें इन्होंने इतना बढ़िया सरकार की जो नीति है, वो नीति अर्थव्यवस्था को कैसे जोड़ती है, सरकार की जो नीति है वो नीति को, वो पॉलिसी कैसे जमीन तक पहुंचती है, उसके बारे में ये विद्यार्थियों को बताते हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस तरह की बात करते हैं, तब लगता है कि अर्थव्यवस्था सरल है, तब लगता है कि ये नीति हमारे लिए है, तब लगता है अर्थव्यवस्था सॉल्यूशन देता है, तब लगता है अर्थव्यवस्था केवल समस्या मूलक नहीं है। जब आप अपनी नीतियों को ऐसे बनाएं जो जमीन धरातल तक पहुंच सके, ऐसी नीति न बनाएं जो कपोल कल्पित हो और अंत में हमें 30 वर्ष बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किल डेफिसिट दिखे। ये कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। इसलिए आज की सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर मैं बोलने के लिए आया हूं, संक्षिप्त में बात करके खत्म करूंगा, कि प्यारे विद्यार्थियों, अपने आप को स्किल करना होगा। इकोनॉमिक्स के अगर 3 वर्षों बाद के सुधार का अगर आपको फल चाहिए, तो आप शिकायती मोड में नहीं रह सकते हैं। आपको हर नई तकनीक सीखनी होगी। रामदेव सहाय कॉलेज में ये नहीं है, ये शिकायत नहीं हो सकता है, नहीं है, आपको खुद सीखना होगा, जुनून पैदा करना होगा, दबाव बनाना होगा। आपको नेट चाहिए, आपको यहाँ पर कंप्यूटर चाहिए, आपको यहाँ पर ये सारे प्रेजेंटेशन की चीज चाहिए, क्योंकि आपको
तालमेल बैठाना है यहाँ से बाहरी दुनिया में। इसलिए जो चुनौती यही है कि आज वर्तमान में अगर हम विकास करना चाहते हैं, हम 30 वर्षों के बाद की चुनौतियों को सहना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यूथ के लिए है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। और यकीन मानिए ये डिविडेंड सिर्फ 37 सालों तक है। टेक्निकली प्रधानमंत्री जी तो केवल 25 वर्ष बोलते हैं। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी ने, आपको हमारे वित्त मंत्री सीता निर्मला ने बजट में क्या कहा? अमृत पीढ़ी कहा। हम जो पीढ़ी थे वो भुक्तभोगी पीढ़ी है, और हमारे उसके पहले की पीढ़ी जो, उनके बारे में आप एनालिसिस करते रहिए, लेकिन हमने उसके साथ 30 वर्षों के साथ जीवन जिया। हम उस समय जो देख रहे थे, हमें बहुत सारी कमियां महसूस हुई, लेकिन आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें प्रधानमंत्री ने बजट में आपको क्या कहा कि आप अमृत पीढ़ी हो, क्योंकि आने वाले 25 वर्ष जो हमें 100 वर्ष तक पहुंचाएगा, उसमें आपके वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूशन ही देश की इकोनॉमी की दिशा बदलेगी। इसलिए आपका रोल सबसे महत्वपूर्ण है। ये विकास की चुनौती है कि हम कैसे यूथ को आर्थिक विकास के मॉडल में फिट करें। इसीलिए शिक्षा नीति बदल दी गई है, इसीलिए घिसे पिटे शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है, इसीलिए अर्थव्यवस्था कोई विषय नहीं है, इसीलिए क्लास में केवल बंधक बन के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको सीखना है, एक्वायर करना है नॉलेज को, प्रोसेस से आपकी लर्निंग की प्रोसेस होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा रोजगार, आपके सामने ऐसी चुनौतियां आने वाली है कि आप कल जो जानते थे उसे अगर आज नहीं अपडेट करेंगे तो कल वाला नॉलेज आउटडेटेड हो जाएगा और आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। रोज प्रतिदिन सीखने वाली व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बनी है। इसलिए हमारी डेमोग्राफी जो है 37 साल तक डिविडेंड रहेगी। और आप देख लीजिए, एक विकसित देश भी धराशायी होता है। जापान की स्थिति खराब है, एजिंग समस्या बनी हुई है। एक विकसित राष्ट्र कैसे धरातल बढ़ाता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है कि आप अपनी जनसंख्या के संतुलन को भी बनाए रखिए, उसे असंतुलित मत होने दीजिए, नहीं तो आप जापान हो जाएंगे। एक समय जापान की तुति बोलती थी, आज जापान के अंदर स्किल डेफिसिट है, सबसे अधिक डेफिसिट स्किल जापान में है। तब भारत की स्थिति आती है, क्योंकि जापान में यूथ नहीं है, और जापान में यूथ नहीं है तो वहां के कंज्यूमर, वहां का डिमांड, वहां का प्रोडक्शन का क्या मायने है, वो ग्लोब से जुड़ के मजबूर देश के रूप में हो जाएगा। भारत को ऐसा नहीं बनना है। भारत के पास अवसर है कि वैश्विक जगत के उन मॉडलों का एनालिसिस करें, स्वयं अपना मॉडल बनाएं। हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है। हम 37 साल तक, हम सबसे अधिक युवा देश हैं दुनिया में, हम 37 साल तक ये बने रहेंगे। इस 37 साल में हमने अगर अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर दिया तो आने वाले समय में जो सबसे अधिक तेजी से इमर्जिंग, सबसे अधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में, अभी तो हम 5वें हैं, आने वाले समय में हम दूसरा और पहला भी होने में कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए चुनौती यही है कि हम अर्थव्यवस्था में कैसे जीडीपी के ग्रोथ रेट से तुलना न करें, केवल और केवल एक ग्राउंड लेवल पॉवर्टी के दृश्य को न दिखाएं, केवल वीमेन एम्पावरमेंट शब्द से न खेलें, केवल गरीबों को एक वोट बैंक के रूप में न देखें, बल्कि गरीब कैसे सशक्त हो, वीमेन कैसे सशक्त हो। और जब वीमेन सशक्त की बात कहते हैं तो उनको किसी योजना या किसी उसकी मोहताज नहीं मानते हैं। इसलिए G20 का आपने बताया कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं यूपी सरकार का, तो वीमेन लेड डेवलपमेंट होना है। आपको डेवलपमेंट में हिस्सेदारी करनी होगी। आपको कोई वजीफा या आपको कोई योजना नहीं जोड़ना है, बल्कि आप विकास के साथ कैसे जुड़े, इस तरह की बातें आज हमको करनी है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, इस लाभांश के महत्व को समझें। बहुत सारे भारत में हमारी स्टेट्स भी खत्म हो गए हैं, महाराष्ट्र में, साउथ में, अब वहां डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, अब वो रसातल पर हो जाएंगे। अब विकास का सबसे बड़ा श्रेय उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, उड़ीसा है, क्योंकि ये देश जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड है उनके बढ़ने और पलने का समय आ गया है। इसीलिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो, बजट का एलोकेशन सही हो, शिक्षा पर बजट जो है शिक्षा पर बजट का प्रतिशत बढ़े, और हम सारे बच्चों को स्किल्ड कर सकें,
फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स के रूप में प्रेजेंट कर सकें। सबको काम चाहिए, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपका जो सेल्फ रिलायंट का जो कॉन्सेप्ट है, आप अपना काम, अपने विचार, अपने व्यवहार से भी इकोनॉमी को मूव कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आपको लानी होगी। 3 दशक के आर्थिक सुधार की जो चुनौती है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि विकास तो होता हुआ दिखाई पड़ा है, भारत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन भारत के यूथ, भारत के गांव, भारत के शहर, इसमें आज भी डिवाइड बना हुआ है, शिक्षा बटा हुआ है, मांग बटा हुआ है, सोच बटा हुआ है। इस बटे हुए को हम बांटने की व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे, तब तक आर्थिक सुधार शब्द केवल एक ऑर्नामेंटल होगा। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, जो ये नारा नहीं है, ये वही चीज जो इंक्लूसिव ग्रोथ के रूप में कभी सरकार कहती थी, हम इसको सरल कर रहे हैं, लोगों को समझ में आए। इंक्लूसिव ग्रोथ समझ में आ रहा था इकोनॉमिस्ट को, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास समझ में आ रहा है आम जनता को। तो हम ये देखें कि क्या हम अपनी योजनाओं के बल पर गरीबों तक वो पहुंचा पा रहे हैं, जिससे केवल आय के साधन बढ़ाने से वो सशक्त हो जाएं। क्या हम अपनी योजनाओं से महिलाओं तक वो पहुंचा पा रहे हैं, जो वो सेल्फ आत्मनिर्भर बनके इस देश के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इस बात की कल्पना करते हुए हम इसे चुनौती मानते हैं, और इस चुनौती को स्वीकार करना हम सबका दायित्व है। हम सब मिलकर इस शिक्षा जगत में इकोनॉमिक्स के इस आर्थिक सुधार का जो सबसे बड़ा चुनौती है, जो हमारे पास डिविडेंड है, वो स्किल डेफिसिट जो है, उस गैप को पाटना है। वो तभी पटेगा जब इस तरह के सेमिनार्स होंगे, वहाँ बाहर के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग हमारे यहाँ सेमिनार्स में जाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तकनीक को समझेंगे, व्यवस्थाओं को समझेंगे, संसाधनों को समझेंगे। सारे स्कूल के बच्चों को जोड़ना होगा, सारे विद्यार्थियों को, कि दुनिया में क्या हलचल हो रही है, किस प्रकार के रोजगार है, किस प्रकार की डिमांड है, और किस प्रकार की ट्रेनिंग। आपको केवल डिग्री नहीं लेनी है, बल्कि डिग्री के साथ साथ आपको हुनर लेनी है, दक्षता लेनी है। कोरोना ने दिखा दिया कि भारत में कितना हुनर था। दुनिया पूरी की पूरी विकसित देश के लोग मर रहे थे, और भारत वाले गृहिणियां केवल अपने घरों में मास्क बनाकर इस देश के तमाम बुजुर्गों को, हम लोगों को बचा दी। ये हमारे गांव का, ये हमारे देश का इनबिल्ट हुनर है, जिसके बारे में इकोनॉमिक्स को सोचना होगा। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कैसे इस दिशा में बढ़ें कि हमारे सारे के सारे यूथ स्किल्ड हो जाएं। केवल सरकारी नौकरी नहीं, स्वरोजगार, स्टार्टअप्स, ये सारे के सारे आपके पास एक अच्छा मौका है। और हम सीखने की ललक के साथ अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूटर बने। हम जॉब सीकर न बनके हम जॉब प्रोवाइडर कैसे बने, इस दिशा में जब तक नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस चुनौतियों पर हम बहस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी सुंदर बात आपने कही। हम हमेशा शिकायती मोड में रहें, ये अच्छी बात नहीं है, और इससे हमारा कोई हित भी नहीं सधता। इसलिए हमें अपने हुनर को निखारना